Hi, welcome to the Enlightenment Academy and we are here with our another video. सेकेंड पार्ट है ये ऑडिटिंग का। पहला पार्ट आपको अभी यहीं कहीं बेल आइकन पर दिख जाएगा या फिर आप जा करके देख सकते हैं कि इसके ऑडिट का फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं, जिसमें इसके बेसिक्स और स्टार्टिंग थी और उसमें एक हमने अनाउंसमेंट करी थी। उसमें बताया गया था लास्ट में, अगर आपने वीडियो देखा होगा या स्टार्टिंग में, यहाँ पर हम आपको बता देते कि अब जो भी वीडियोज़ आप आएंगी उन वीडियोज़ के लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अब हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर से मतलब क्या होता है कि वो पेपर जो ऑडिट करते समय किसी भी ऑडिटर के पास होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं? वर्किंग पेपर आर द रिकॉर्ड ऑफ द वेरियस ऑडिट प्रोसीजर, परफॉर्म्ड ऑडिट एविडेंसेस, ऑब्टेन्ड एलोकेशन ऑफ वर्क बिटवीन द ऑडिट टीम मेंबर्स एटसेट्रा। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं? एक तो होता है कि इसमें सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, प्रोसीजर लिखा जाता है कि हमें किस किस प्रोसीजर पर रखा जाना है, क्योंकि एक्चुअली में होता है ऐसा कि अगर वो हम कहीं पर रिटर्न में ना लिखे तो हम कुछ मेन टॉपिक्स या मेन पार्ट को छोड़ देते हैं जो कि छूटने नहीं चाहिए और हमें बाद में वो रियलाइज होता है। तो इसलिए वो सारे एक जगह लिखे जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। और इसमें वो एलोकेशन ऑफ वर्क, यानी कि ऑडिट की टीम में जो भी मेंबर जिस चीज़ का स्पेशलाइज्ड है उसको वो काम दिया जाना है, या किस मेंबर को कौन कौन से काम सौंपे जा रहे हैं, एलोकेट करे जा रहे हैं, वो सारा का सारा पार्ट हमारा आता है इसी में, ऑडिट वर्किंग पेपर में। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें टाइप्स, कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टाइप में सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है हमारा परमानेंट ऑडिट फाइल। परमानेंट ऑडिट फाइल क्या होती है? ए परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन विच इज द कंटिन्यूअस इंटरेस्ट एंड इज रिलेवेंट इन फ्यूचर ऑडिट लाइक एग्रीमेंट, लीज एटसेट्रा। यानी कि एक होता है कि किसी कंपनी में मान के चलिए, किसी कंपनी की हर साल के बाद एक ऑडिटिंग होती है, कुछ टाइम के बाद एक फिक्स टाइम होता है, उसमें ऑडिट होती रहती है। तो अब उसमें क्या होता है, एक परमानेंट फाइल बना दी जाती है जिसमें कुछ चीज़ें परमानेंट होती है। अभी जैसे एग्रीमेंट हो गया, लीज हो गया, वो तो चेंज होने वाली नहीं है ना कि वो 6 महीने में चेंज हो जाएगी या कैसे, क्योंकि ये बहुत ही लंबे टाइम के लिए रखी जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर चेंज नहीं होती हैं, ये सारे के सारे पार्ट हमारे किस में रखे जाते हैं? परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर। बात आती है करंट ऑडिट फाइल में। एक करंट ऑडिट फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑडिट कंडक्टेड फॉर द करंट पीरियड लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम रखते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं करंट ऑडिट फाइल में। यानी कि आप इसको पूरी तरह से फिक्स नहीं कर सकते हो कि हाँ जैसा पहले था वैसा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बार भी होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। तो जो चीज़ें चेंज होने वाली होती हैं हम उनको रखते हैं करंट ऑडिट फाइल के अंदर। द नेक्स्ट इज ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं? ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटर यूजर इन arriving at a conclusion on the basis of which he forms his opinion। अब एक आता है ऑडिट एविडेंस क्या है? ऑडिटिंग करने के बाद वो कौन कौन से ऐसे तथ्य या ऐसी कौन कौन सी बातें, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है वो लिखे जाते हैं उसमें, ताकि कोई भी ऑडिटर उस एक अपने डिसीजन तक पहुंच सके कि अब कंपनी के बारे में करना क्या है, उनको किस तरह से डील करना है और उसका जो पर्पस था क्या वो पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, वो उसी एविडेंसेस के बिहाफ पर करता है। नेक्स्ट, एसेंशियल्स ऑफ गुड्स ऑडिट एविडेंसेस। ये क्या क्या होते हैं? एक तो होता है सफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर हम बात करें दैट्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पेपर्स, यानी कि जितने भी हमें पेपर की रिक्वायरमेंट होती है वो पेपर उतने ही होने चाहिए, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा। नेक्स्ट इज रिलायबल, यानी कि वो भरोसेमंद होने चाहिए। जो भी बनाया गया है, जो भी पेपर्स हों, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? रिलायबल, भरोसेमंद। सोर्सेज, ये देखा जाता है कि वो किस सोर्सेज से आए गए हैं। जाहिर सी बात है या तो वो इंटरनल सोर्सेज होंगे, आउट सोर्स होगा। इंटरनल सोर्सेज में कौन कौन से जैसे पॉइंट्स आ जाते हैं कि वहीं के लोगों से बात कर लिया या फाइल्स देख लिए, बिल्स देख लिए, इसके हिसाब से आप ऑडिट करते हो, या अंदर के जो भी क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज होते हैं आप उनसे बातें कर लेते हो। नेक्स्ट आता है नेचर। अब वो एविडेंसेस के नेचर क्या होते हैं? देखो, एविडेंस के नेचर 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है डॉक्यूमेंट्री, और डॉक्यूमेंट्री में कौन कौन से पॉइंट आते हैं? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री की, तो डॉक्यूमेंट्री में पॉइंट आते हैं जैसे कि आपके बिल्स हो गए हैं जो देखे जा सकते हैं, छुए जा सकते हैं। एक होता है टचेबल, यानी कि पॉइंट मशीनरी कैसी है,
डेप्रिसिएशन कैसी है, उस मशीनरी की बिलिंग कैसी है, वो कई बार देखने के बाद भी उसकी हालत से पता चल जाता है कि क्या एविडेंसेस है। और एक आता है ओरल में, और ओरल में आता पॉइंट कि हमने वहाँ के एम्प्लॉयज़ से या वहाँ के मैनेजमेंट से जो बातें करी हैं और हमने उसके बारे में जो चीज़ें पता करी हैं, तो ये हमारा आता है कि नेचर, वो भी हमारा ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है रेलिवेंट। यहाँ पर रेलिवेंट का मतलब आता है कि जो भी हमने पॉइंट लिए हैं या जो भी सोर्सेज लिए हैं, क्या वो रेलिवेंट है, उससे उनका कोई संबंध है या नहीं है। अगर संबंध है तो ही वो हमारे लिए यूज़फुल है, अगर वो ऑडिटिंग से संबंधित नहीं हैं तो वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वो अपने नए पॉइंट की तरफ। कंसिडरेशन फॉर कमेंसिंग एन ऑडिट। जब कोई भी ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाता है तो उसको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। जो भी ऑडिटर जहाँ पर भी जाता है, सबसे पहले उसको एक क्या दिया जाता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जिसमें ये सब कुछ लिखा होता है कि उसे ऑडिट करने के लिए कहाँ जाना है। क्लियर है। उसके बाद पॉइंट आता है प्रीवियस ऑडिटर, यानी कि यहाँ पर जो भी एक न्यू ऑडिटर किसी एक नई कंपनी में जाता है तो वो वहाँ के एक पुराने ऑडिटर को एक लेटर लिख करके देता है कंसेंट का। ऐसा नहीं है कि पुराने ऑडिटर को इससे कोई ऑब्जेक्शन होगा या उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ये सिर्फ एक मोरल होता है, मोरल ड्यूटीज़ होती है कि उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ऐसा ऐसा है, ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पर नए ऑडिटर को ज़रूरत पड़े कि उसने पहली ऑडिटिंग करी थी और उसको से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो उसके लिए भी प्रिपेयर रहे। इज दैट क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ ऑडिट। हमेशा एक टाइम होनी चाहिए ऑडिट करने के लिए। तो कि जब क्या कहते हैं, जब हम जाते हैं कोई भी ऑडिटर जब किसी कंपनी में जाता है ऑडिट करने के लिए, तो वो उससे पहले वहाँ से एक टाइम ले लेता है या टाइम वहाँ पर बता देता है कि हम अब आएंगे या इस डेट से इस डेट तक आपकी कंपनी में ऑडिट करेंगे, ताकि सामने वाली जो कंपनी है वो भी उस टाइम के लिए प्रिपेयर रहे कि हाँ अब हमें ऑडिटिंग करनी है, और हम उस तरह से जो उसका वर्क है वो उसको आगे पीछे कर सके, ताकि कोई भी किसी तरह की बाधा या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो एट द टाइम ऑफ द ऑडिटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम रिक्वायर्ड। यहाँ पर यह भी मेंशन करा जाता है कि एक ऑडिटर ये भी बता देता है कंपनी को कि उसको कितना टाइम लगने वाला है, ताकि कंपनी उस हिसाब से मैनेज कर सके अपने सारे काम को, अपने ऑर्डर्स वगैरह, क्योंकि कंपनी के पास भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते होंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट स्टाफ। हियर द मेंशन कि ऑडिटर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो अपने पास ऑडिट स्टाफ को देख कितना रख सके, लेकिन हाँ ये भी है कि अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड, जिस तरह की कंपनी होगी, जहाँ पर कंपनी छोटी होती है वहाँ पर कम ऑडिटर चाहिए होते हैं, लेकिन जहाँ पर कंपनी बहुत बड़ी होती है वहाँ पर हमें ज़्यादा टीम मेंबर की ज़रूरत चाहिए होती है, ताकि काम जल्दी हो सके और किसी भी एक ऑडिटर के टीम मेंबर पर ज़रूरत से ज़्यादा वर्कलोड ना पड़े। द नेक्स्ट इज ऑडिट ड्यूटीज़। यहाँ पर ऑडिट ड्यूटीज़ भी डिक्लेयर हो जानी चाहिए कि कौन से मेंबर को कौन सी ड्यूटीज़ दी जा सकती है, ताकि एट द टाइम ऑफ द डिसीजन जिस भी टीम मेंबर को अथॉरिटी या ड्यूटी दी जाए, आप उनसे पूछ सको कि उसने क्या ऑडिट करा था और कहाँ कहाँ पर कमी रही है, क्या क्या चीज़ रही है, ताकि वो उसकी अकाउंटेबिलिटी बन जाए। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पर ऑडिटर ये भी जान सकता है या जानना चाहता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है, कि वो ट्रेड करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, या वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो विच टाइप ऑफ द बिजनेस जहाँ पर वो ऑडिट करने के लिए जा रहा है। बिजनेस हिस्ट्री, यहाँ पर वो बिजनेस हिस्ट्री को भी जानने की कोशिश करता है कि बिजनेस कब स्टार्ट हुई और कैसे कैसे वो आगे बढ़ी, कितने टीम मेंबर रहे, कितने नहीं रहे, किस तरह से बिजनेस ने अपने आप को ग्रो करा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जरूरी होती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर जैसे ही बताया गया था कि पहला नेचर ऑफ बिजनेस होता है, तो उसके बाद अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो जाहिर सी बात है आज के टाइम में जो भी एक कंपनी है वो खाली एक प्रोडक्ट तो नहीं प्रोड्यूस करती होगी या मैन्युफैक्चर करती होगी, देयर आर द लॉट्स ऑफ द प्रोडक्ट जो कि उसके द्वारा मैन्युफैक्चर होते हैं। तो उस सारे के सारे प्रोडक्ट के बारे में जानना कि वहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस करे जाते हैं, क्या क्या मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, उसके लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें। द नेक्स्ट वन इज लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स। यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स से मतलब ये है कि जो ऑडिटर होता है वो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, जो HOD वगैरह हैं, उनकी लिस्ट मंगवाता है और उनसे इसके बारे में बात करता है कि उनकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। एंड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट से मतलब है कि कॉपीज़ ऑफ मेमोरेंडम वगैरह की रिक्वायरमेंट कर लेती है, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की भी बात होती है कि जो कि डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको मंगाया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स वो सारी बुक्स जो बिजनेस में यूज़ होती हैं, चाहे सेल्स बुक हो, चाहे परचेज बुक हो, चाहे टैक्स बुक हो,
बहुत सारी जो बुक्स यूज़ होती हैं बिजनेस में, उन सारी की सारी बुक्स को मांगता है, उसके बारे में एनालिसिस करता है, देखता है कि उसमें कोई फ्रॉड या कोई कमी तो नहीं रह गई है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लाइंट्स। यहाँ पर क्लाइंट से मतलब है कि बिजनेस मैन या जो बिजनेस है उसके जो क्लाइंट्स है, जहाँ जहाँ पर वो अपने सामान को भेजता है या बेचता है, जिन लोगों को या जिनसे वो सामान को मंगवाता है, रॉ मटेरियल वगैरह, वो सर्टिफिकेट को चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उस चेक से ही ये पता चल पाता है कि कंपनी के ऊपर कितना क्रेडिट है या किस तरह का बोरोड वगैरह है या किस तरह की बोरोइंग है, कितनी उधारी है, कितना पैसा दे दिया, क्या इमेज है इनकी उस टाइम मार्केट में। नेक्स्ट आता है ओल्ड रिपोर्ट। यहाँ पर ओल्ड रिपोर्ट जो कंपनी की होती है वो भी चेक करी जाती है ताकि उसके हिसाब से ये पता लगा जा सके कि उस कंपनी के लूज पॉइंट कौन कौन से हैं और अपने उस लूज पॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी ने कितने एफर्ट्स लगाए हैं और कहाँ तक वो लीगल एफर्ट्स ठीक हैं या गलत हैं। द नेक्स्ट इज प्रिपेयर रिपोर्ट। आफ्टर दैट इन सारी चीज़ों के बाद और एक ऑडिटिंग के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिससे वो हेल्प करती है एक डिसीजन मेकिंग में। तो नेक्स्ट पॉइंट है रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग। सो कि एक रूटीन चेकिंग क्या होता है और एक टेस्ट चेकिंग क्या होता है, इसमें डिफरेंस के लिए रूटीन चेकिंग जैसे पता है आपको कि मतलब होता है कि रूटीन मतलब जो रूटीन में आ जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि एज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से चलता है, यानी कि कुछ डिसाइड होते हैं कि हम हर हफ्ते के इस दिन करेंगे, वो इंटरनल टीम डिसाइड कर लेती है जो कंपनी की होती है कि हम हर हफ्ते चेक करेंगे या हफ्ते में 2 दिन या हर 15 डेज के बाद करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा एक ये होता है, अगर हम यहाँ पर एडवांटेज की बात करते हैं तो इसके एडवांटेज ये निकल करके आते हैं कि यहाँ पर कंपनी के कम चांसेस हो जाते हैं किसी भी तरह की फ्रॉड करने की या फिर किसी भी तरह की डुप्लीकेट चीज़ों को बना देने की, क्योंकि रूटीन चेकिंग होती रहती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वह टाइम कंज्यूमिंग होता है और कहीं ना कहीं असर डालता है कंपनी के काम पर। द नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब बहुत सारा बर्डन होता है और बहुत सारी एंट्रीज वगैरह देखी जाती हैं, तो उस केस में जो ऑडिटर होता है वो सारी की सारी एंट्रीज को चेक नहीं करता है, बस वो कुछ फिक्स एंट्रीज को देखता है जहां पर उसको लगता है कि यहाँ पर गलती हो सकती है, सिर्फ वो उन्हीं को चेक करता है। यानी कि यहाँ पर पूरी चीज़ें चेक नहीं करी जाती हैं, सिर्फ चुनिंदा कुछ चीज़ें चेक करी जाती हैं और जिससे लेकर के डिसीजन बना दिया जाता है कि क्या कंपनी की सारी एंट्रीज ठीक है या किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं हुआ है। लेकिन ये पैमाना फिक्स नहीं है, यानी कि इसका कोई बॉक्स नहीं बना हुआ है कि क्राइटेरिया की इस जगह पर जाकर के रूटीन चेकिंग होगी। ये चेक करने वाला खुद डिसाइड करता है, ऑन द स्पॉट चेक करता है, अपने माइंड में रखता है, ये इसके बारे में किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये जैसी कंपनी होती है, जैसा बिजनेस होता है, जिस तरह का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली जज करा जाता है ताकि किसी को इसके बारे में पता ही ना हो कि ये किस चीज़ को कब चेक करने वाला है। तो इसलिए क्या होती है, टेस्ट चेकिंग करी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नए पॉइंट की तरफ। इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है? इंटरनल चेक system and arrangement of duties of the staff member in such a way that the work performed by the one person is automatically and independently checked by the others। इसका मतलब जब किसी भी कंपनी का एक मेंबर दूसरे मेंबर के काम को जाकर के देखता है या उसको चेक करता है तो वो कहलाता है हमारा इंटरनल चेक सिस्टम। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन दूसरे पर्सन से जाकर के अपनी पर्सनल खुंदक निकाल रहा है या फिर किसी कारण की वजह से चेक कर रहा है। ये एक्चुअली में सिर्फ एक सिस्टम का पार्ट होता है जिसके द्वारा काम को चेक करा जाता है, वो भी मैनेजमेंट के द्वारा बोला जाता है या कहा जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम द केयरलेसनेस एंड फ्रॉड। जब एक मेंबर दूसरे मेंबर के काम को जाकर के चेक करेगा तो वो ये भी देखेगा कि ये कितना लापरवाह है या कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई फ्रॉड भी नहीं हो रहा है, कोई भी केयरलेसनेस नहीं है, हर एक मेंबर अपने काम को पूरी अच्छी तरह से निभाता हुआ चलेगा और अप टू डेट रखेगा, ताकि कभी भी अगर कोई पर्सन या कोई भी सीनियर आकर के उसके काम को चेक करता है तो वो उसका अप टू डेट काम रख सके। कीप मोरल प्रेशर ओवर स्टाफ। स्टाफ के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हाँ हमारे ऊपर कोई है, हमें जवाब देना पड़ेगा, वो आकर के चेक कर सकता है, हमारी कमियां निकाल सकता है, हमें यहाँ से फायर भी कर सकता है। तो इस डर की वजह से वो अपने काम को अप टू डेट रखता है, हमेशा जेन्युइनली काम करता है। इसका मतलब यहाँ पर फ्रॉड के और गलतियों के बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड। यानी कि फिर वही वाली बात आ गई जो भी बताई गई थी कि जब कोई व्यक्ति या कोई एम्प्लॉय इस डर से काम करता है कि उसका सुपीरियर या कोई और पर्सन आकर के उसके काम को देखेगा या चेक करेगा
और उसके काम में कोई गलती या कमी ना रह जाए, इस वजह से वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करता है। और जब वो काम अच्छे से करा जाता है तो उसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल? ए सिस्टम डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट, यानी कि एक कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा एक ऐसा सिस्टम डेवलप करा जाता है, इम्प्लीमेंटेड उसको ऐसे लागू करा जाता है और उसको इस तरह से मेंटेन करा जाता है इन ऑर्डर टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कंसर्निंग, कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं। पहला है प्रोटेक्टिंग एसेट्स, कि सामान या जो एसेट्स है उसको बचाया जा सके, उसका मिसयूज ना हो, वो गायब ना हो, वरना पता चला कोई चेकिंग करने वाला नहीं है, इंसान ने जेब में लिया और लेकर के घर चलता। वरना मैं मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे टूल्स की या बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट की बात करता हूँ। कई बार छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, तो उसको ठीक ठाक रखने के लिए चेकिंग सिस्टम या ऐसे बहुत सारी कंपनीज में सिस्टम बनाए जाते हैं ताकि किसी भी एसेट्स जो होता है उसको प्रोटेक्ट करा जा सके। प्रिवेंशन फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर, और फ्रॉड से, धोखेबाजी से या फिर किसी भी तरह की गलतियों से उससे बचाया जा सके, किसकी वजह से? इंटरनल कंट्रोल की वजह से। नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का क्या मतलब होता है? इंटरनल ऑडिट इज डिफाइंड एज एन अनबायस्ड rational assurance and consulting functions developed by the management to keep a check on the activities of the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ या की कार्यशैली को चेक करना ही क्या कहलाता है? इंटरनल ऑडिट कहलाता है। इसके लिए मैनेजमेंट किसी एक ऐसे पर्सन को चुनती है जो कि अनबायस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी एक तरफ झुक जाता है कि ये मेरा खास है तो मैं इसकी कमियों को छुपा लूंगा और इससे मेरी नहीं बनती है तो मैं इसकी कमियों जानबूझ के कमियां निकालूंगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक ऐसा पर्सन चुना जाता है जो अनबायस्ड होता है, जो सबके लिए इक्वल होता है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। वो पूरी अप टू डेट रिपोर्ट बनाता है और इससे क्या होता है, वो फंक्शन ऐसे डेवलप करा जाता है कि वो एक इंटरनल ऑडिट बना दिया जाता है जिससे लोगों में एक डर रहता है उस कंपनी के काम करने वाले एम्प्लॉइज़ के अंदर। ये कैसे वर्क करता है? सबसे पहले एक ऑडिट प्लान करा जाता है, फिर कंडक्टिंग ऑडिट पहले प्लान करा जाता है कि कब कहाँ कैसे हमें ऑडिट करना है। ये इंटरनल होते हैं, ध्यान रखना, ये बाहर से ऑडिटर नहीं आते हैं, ये इंटरनल ही ऑडिटर होते हैं कि वो पहले एक ऑडिट प्लान करते हैं, फिर कंडक्टिंग ऑडिट करी जाती है, फिर इम्प्रूवमेंट एक्शन करा जाता है। जो ऑडिट कंडक्ट करा जाता है उसमें किसी भी तरह की जो कमियां निकल करके आती हैं उसको इम्प्रूव करा जाता है और उसके बाद फीडबैक लिया जाता है, फिर से नेक्स्ट ऑडिट की प्लानिंग करी जाती है। तो इस तरह से ये काम चलता रहता है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी इसका ख़त्म होता है। होप सो आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो और आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक हो सके तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर नया आए हो तो। और देखा जा रहा है शायद जो बच्चे देख रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी। और हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।